तो आज का हमारा क्लास होता है अगेन एक थर्मोसेट मटेरियल है और इसका नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। पिछले क्लास में आपको याद होगा आपने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड अगेन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर था जिसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट होके हमें हमारा थर्मोसेट मटेरियल मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनॉल रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड से। फिनॉल मतलब C6H6OH। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनॉल ये होता है C6H6 मतलब कि ये बेंजीन रिंग और उसके साथ OH ग्रुप CH2OS, जैसे कि हमने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में भी लिखा था CH2O इट इज सेम एज HCHO। ओके, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है। को पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड जो हम डेड बॉडीज मतलब कि लेबोरेटरीज वगैरह में आपने देखा होगा फ्रॉग के बॉडी को, रैट के बॉडी को वगैरह एक लिक्विड में डाल के शीशी का एक अंदर रख देते हैं, वो एक्चुअली फॉर्मेलिन होता है, उसी को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। वो जब फिनॉल के साथ हीट एंड एसिड के प्रेजेंस में, मतलब कि एसिड या बेस दोनों में ये रिएक्शन होता है, नोवोला का रिजोल्व, दो टाइप के फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। और ये जब हीट करते हैं एसिड के हिसाब साथ में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है एंड रिएक्ट करने से क्या होता है? वी गेट अ फॉर्म ग्रुप दैट इज CH2OH, इतना इथाइल एथेनॉल या फिर एथेनॉलिक ग्रुप। एक मेथनॉलिक ग्रुप है, सॉरी, मेथनॉलिक ग्रुप एक आपके बेंजीन ग्रुप में ऐड हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, एंड ये वापस से जाके दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट होता है आपको डाइमर मिलता है, मीथाइल डाइबेन डाइफिनॉक्सी डाइमर बोलते हैं उसको, डाइमर और डाइमर वापस से रिएक्ट करके आपको आपका नोवेला क्रिसेंट मिलता है। वो हम बोल देंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम बोल देते हैं। ये एक हार्ड, स्टिफ एंड ब्रिटल मटेरियल है, बहुत हार्ड, कठोर, स्टिफ, लचीला नहीं है और भंगुर मटेरियल है। ओके, जैसे हमने यूएफ के बारे में भी बोला, ऑलमोस्ट वैसे ही है, ठीक है। डस नॉट मेल्ट और सॉफ्टन ऑन एक्सपोजर टू हीट। ये जैसे कि हमने यूएफ के बारे में भी बोला, ये थर्मोसेट मटेरियल है। ये मेल्ट पिघलता भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं होता जब उसको ताप देते हैं। ओके, एक्सेलेंट क्रीप रेसिस्टेंस। क्रीप क्या बोला था हमने? कोई भी मटेरियल जब हम उसके ऊपर एक लोड को ज्यादा दिन तक या ज्यादा टाइम तक हम डालते हैं तो उसमें अपने आप में उसके एलोंगेशन में एक इंक्रीज आता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका सेम लोड पे, फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते हैं, सोचो आपके पास एक रबर बैंड है और रबर बैंड को आपने एक हुक पे टंगा है, उसके ऊपर आपने एक पत्थर को बांध के रख दिया और उसका लेंथ, पहला लेंथ, जैसे ही आप पत्थर को टंगते हो वो खींच जाएगा ना, खींचा उसका पहला लेंथ सोचो कि वो L है, ठीक है। 2 दिन के बाद जब आप वापस जाके उसको देखोगे उसमें खींचाव थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। मतलब कि पहले जब एक लोड डला या फिर एक वेट अपने पॉलीमर पे आपने डाला तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक खींचाव आया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर सेम लोड को वहां पे आपने वापस खींचाव ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं किया है ना, उसमें सेम रबर बैंड है, उसके ऊपर सेम लोड है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है, आपने थोड़ा देर वो पत्थर को उस पे टंगे रखा,
तब क्या हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है। उसको सम सोचो कि वो L2 है, L2 हर टाइम्स L से ज्यादा होता है, एंड इसको क्रीप बिहेवियर बोलते हैं। जब बिना कोई बाहरी शक्ति डाले सेम लोड से जो खींचा हुआ आया था उससे बढ़ जाता है, उसको हम क्रीप बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये बोला गया है कि क्रीप रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्रीप से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके यहाँ पे झूला वाला पुल तो देखा होगा, है ना, जिसमें तार से उसके बीम्स वगैरह को सपोर्ट दिया जाता है या फिर उसको एक सस्पेंड किया जाता है, उसको हम सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं भाई। तो ये सस्पेंशन ब्रिज में एक प्रॉब्लम है, आप देखे होंगे अगर यहाँ पे पास में है तो, वो क्या करते हैं, हर 2-3 महीने में आके उसके नट एंड बोल्ट को वो टाइट करते हैं। वो क्यों है? स्टील का क्रीप के वजह से थोड़ा थोड़ा वो लूज होते जाता है या फिर वो खींचता जाता है। उसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको मंथली या बाई मंथली और ट्राई मंथली वो आके उसको करते हैं। ओके, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का ये प्रॉपर्टी है कि उसका क्रीप रेजिस्टेंस बहुत अच्छा। अगला उसका प्रॉपर्टी है गुड एजिंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि जब ये क्या बोलते हैं, सर्विस लाइफ में, मतलब कि एजिंग प्रॉपर्टी मतलब कि देखिए, हम एक मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं एंड उपयोग करते हुए ये बाहरी सभी धातुओं से मिल जुलता है, लाइक हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब। तब ये क्या होता है, इसमें एजिंग प्रॉपर्टीज आते हैं। मतलब कि देखो, आपका स्किन ज्यादा धूप में जाओगे तो काला भी हो जाएगा, उसमें से ये क्या बोलते हैं उसको, रिंकल्स, एज प्रॉपर्टी होता है ना, वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है ना। पर इसमें ये बोला गया है कि फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड का एजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट फ्लेक्चरल फैटिग रेसिस्टेंस। फ्लेक्चरल प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि फ्लेक्चरल फैटिग, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब कि एक कांस्टेंट लोड को हम, आप एक सोच सकते हो कि एक कांस्टेंट लोड बिना कोई सपोर्ट के आपके ऊपर, आपके मटेरियल के ऊपर दिया गया है, तो कितना तक बिना मुड़े उसको वो धारण कर सकता है, उसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एक, सोचिए एक बीम है, और बीम को दो पत्थर के बीच में आपने रखा है और उसके ऊपर से आपने लोड कर दिया, लोड रख दिया तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, है ना। और जैसे ही वो नीचे जाता है, एक लेवल होता है जब तक आपका प्रोडक्ट उसका सहन कर सकता है, और सहन तब तक ही कर सकता है जब तक हम टेक्सटिंग टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं, उसका फाइबर स्ट्रेंथ उसको धारण कर सकता है। मतलब कि उसके रेशम, रेशम, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके प्रोडक्ट में रेशम है, पर उसके मॉलिक्यूल्स को रेशमी हम मान सकते हैं। तो उसके हर एक मॉलिक्यूल्स जब तक उस स्ट्रेंथ को धारण कर सकते हैं तब तक वो मुड़ के जाएगा नहीं। मगर अधिकतम थर्मोप्लास्टिक्स का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं, पर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का फ्लेक्सुरल फैटिग रेसिस्टेंस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के ही बारे में नहीं बोल रहे हैं, फ्लेक्सिंग एक्शन से, बार बार इसे फोर्सिंग करने से जब ये मटेरियल का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वो इसमें नहीं होता। मतलब कि लॉस इन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसमें। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑफ कोर्स थर्मोसेट है तो हीट रेसिस्टेंट होगा ही, ताप का ये अच्छे से प्रतिरोध कर सकता है। आयामी स्थिरता, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी है, गुड शियर स्ट्रेंथ,
शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बोला था, तीन प्रकार के फोर्सेस होते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कैसे आपको वो दिखाऊं, अगले क्लास में मैं दिखाता हूँ। तीन तरह के फोर्सेस होते हैं। टेंसाइल, तीन नहीं, चार पांच तरह के होते हैं, अभी तीन के बारे में। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर। टेंसाइल, आपके पास अगर पेन है तो पेन को दोनों हाथों से पकड़ो, ठीक है। बाहर की ओर आप जब पेन को खींच रहे हो, दोनों हाथ को बाहर की ओर पेन को पकड़ के बाहर की ओर जो खींचते हो, वो होता है टेंसाइल फोर्स। आप उस प्रोडक्ट को बाहर की ओर खींच रहे हो, दोनों फोर्स को अंदर की ओर दबा रहे हो, दोनों हाथ से आपके पेन को आप दबा रहे हो, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। देन आता है, आप आपके पेन को नीचे पकड़े रखो, मतलब नीचे मतलब सबसे नीचे नहीं, टेबल पे भी रख सकते हो, सिर्फ टेबल पे ऐसे रखो, नीचे के हाथ से उसको पकड़ो और ऊपर के, सिर्फ ऊपर के हाथ से उसको बेंड करने की कोशिश करो, उसको शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जगह पे मटेरियल बंधा हुआ है और दूसरे जगह को आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड shear, shearing, and the strength involved in such cases is called shear strength, ओके। और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में ये बोला गया है कि इट हैज वेरी गुड शेयर स्ट्रेंथ, तो उसका शेयर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, उसका प्रतिरोध अच्छे से करता है, मतलब कि उसको ऐसे मोड़ने से वो टूटता नहीं। गुड केमिकल रेसिस्टेंस, रासायनिक प्रतिरोध इसका बहुत अच्छा है। स्टेनिंग रेसिस्टेंस, उसमें पहले से बोल देता हूँ, ये ऑफ वाइट वाइट कलर का होता है, और उसका गुड स्टेनिंग रेसिस्टेंस, उसमें दाग धब्बे जल्दी पकड़ते हैं। गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, मतलब कि वैद्युति कुचालक भी है और वो रहता भी। इजी टू मोल्ड, मतलब कि इसको छाछ, छाछ नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मोल्डिंग करने में, उससे प्रोडक्ट बनाने में आसानी होती है, ओके। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, आयामी स्थिरता बहुत अच्छा भी है, ओके। ये है, हाँ ये पहले भी बोला था, ओके। ये है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का प्रॉपर्टीज, एक और बार मैं बोल देता हूँ। हार्ड, स्टिफ एंड ब्रिटल, डस नॉट मेल्ट और सॉफ्टन ऑन एक्सपोज टू हीट। अपने मतलब कि हीट ताप देने से ये मटेरियल पिघलता भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं होता, ओके। एक्सेलेंट क्रीप रेसिस्टेंस, क्रीप रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा है। गुड एजिंग प्रॉपर्टीज, एजिंग प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि बुढ़ापा वाला प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तत्वों को, जब ये तत्वों से इसका जब मिलन होता है, इसमें ज्यादा बुढ़ापा या फिर थकाव नहीं आता इस प्रोडक्ट। एक्सेलेंट फ्लेक्शन और फैटिग रेसिस्टेंस, बार बार फ्लिक्सिंग करने पे भी ये मटेरियल फेलियर की ओर नहीं जाता। हीट रेसिस्टेंट, ताप का बहुत अच्छे से ये प्रतिरोध कर लेता है। गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, आयामी स्थिरता इसका हाई है एक्चुअली। वेरी गुड शियर स्ट्रेंथ, अब शियर स्ट्रेंथ का इसके अंदर बहुत ढेर है, या फिर ये शियरिंग फोर्सेस का ये बहुत अच्छी तरीके से प्रतिरोध कर सकता है। गुड केमिकल रेसिस्टेंस, रासायनिक प्रतिरोध इसका बहुत अच्छा है। स्टेनिंग रेसिस्टेंस, दाग धब्बे इस पे लगना भी इस ये प्रतिरोध कर लेता है। गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, कुचालकता, वैद्युति का कुचालकता बहुत अच्छा है, और उसका मेंटेन भी करता है वो, ऐसे इजी टू मोल्ड रादर देन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। ये अच्छा, आप आसानी से, तुलना में आप आसानी से इसको मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसको रिएक्शन टाइम और रिएक्शन के बाद क्रॉस लिंकिंग टाइम
एंड क्रॉस लिंकिंग होने पे वॉल्यूम का डिफरेंस, ये सब को देख के फिलिंग, क्योरिंग एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, एफिशिएंट भी रहता है, और ज़्यादा वॉल्यूम रिडक्शन ना होने की वजह से आपका प्रोडक्ट का शेप एंड साइज भी ऑलमोस्ट करेक्ट रहता है। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अभी दो प्रकार के फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हम देखते हैं। पहला है नोवोलैक, NOVOLAK और NOVOLAC, जिसमें ये तब बनता है जब हम कम फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि फिनॉल के अनुपात में जब हम कम फॉर्मल्डिहाइड उपयोग में लाते हैं तब हमें नोवोलैक रेजिन मिलता है। When we use formaldehyde to phenol in a molar ratio of less than 1, formaldehyde to phenol is less than 1, that means नीचे पार्ट फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है than फॉर्मल्डिहाइड। ये सबसे ज्यादा एक्चुअली क्रिसॉल से बनता है, मिथाइल फिनॉल से, मतलब कि CH3OH C6H6, बेंजीन जो ग्रुप है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। उस मटेरियल को हम, उस एलिमेंट कंपाउंड को हम क्रिसॉल बोलते हैं, और जो क्रिसॉल से हम हमारा पॉलीमर प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक बनाते हैं, उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं। और क्रिसॉल से जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होता है तब जाके हमें नोवोलैक रेजिन मिलता है। ओके, the polymerization is brought to completion using acid catalysis such as sulfuric acid, oxalic acid, hydrochloric acid and rarely sulfonic acid। रिएक्शन को, ये रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है हमारे फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से नोवोलैक रेजिन तक, या फिर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन तक, उसको हम खत्म करते हैं या फिर उसको अरेस्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड जैसे एसिड्स को उपयोग करके। The phenolic units are mainly linked by methylene and or ether groups, मतलब कि फिनोलिक यूनिट्स के बीच में मिथिलीन CH2 ग्रुप, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, अब देख सकते हैं CH2 ग्रुप आते हैं ना, वैसे CH2 ग्रुप ही बीच में आता है, या फिर ईथर ग्रुप आता है। ईथर ग्रुप कब आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर OH यहाँ पे आ गया, CH2 के जगह पे अगर OH आ गया, दो OH अगर साथ में आ रहे हैं तो साथ में आने वाले OH क्या कर सकते हैं, एक H2O बन के निकल के वहां पे एक ईथर ग्रुप दिखा सकते हैं, वो है, इसलिए आता है मेथिलीन ग्रुप और ईथर ग्रुप, दो फिनोलिक ग्रुप्स या क्रिसोलिक ग्रुप्स के बीच में। The molecular weights are in the low thousands, corresponding to about 10 to 20 phenol units। molecular weight इसका कम होता है, 1000 के करीब या उसके नीचे, उसका मतलब है 10 to 20 फिनॉल ही रिएक्शन में भाग लेते हैं। Obtained polymer is a thermoplastic and required a curing agent or hardness to form a thermoset। मतलब कि जो पॉलीमर आपको मिलता है वो एक्चुअली एक थर्मोप्लास्टिक रहता है, और उसको जैसे कि रबर में हमने बोला था एक्सटर्नल क्योरिंग एजेंट सल्फर डाल के पोर्स पॉलीसल्फोनिक एंड डाइसल्फोनिक एंड मोनोसल्फोनिक ग्रुप्स जो बंद जो आता है उससे जाके वो मटेरियल स्टिफ होता है, वैसे ही नोवोलैक में बाहरी क्योरिंग एजेंट डालना पड़ता है ताकि वो कठोर हो और थर्मोसेट बन जाए थर्मोप्लास्टिक से। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन इज अ हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, 4 मेथिलीन ग्रुप्स है और 6 मेथिलीन ग्रुप्स है और 4 अमीन ग्रुप्स है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, तो ये मटेरियल सॉरी एक हार्डनर के तौर पे उपयोग में आता है, और ये क्रॉस लिंक करता है नोवोलैक को। ज्यादा
ज्यादा अगर हम तापमान का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि हेक्सामेथ्रिन टेट्रामीन 90 से ज्यादा जब डिग्री सेल्सियस में इसको हम क्योरिंग के लिए उपयोग में लाते हैं, तब वो मिथिलीन या डाइमेथिलीन अमीनो ब्रिजेस बनाते हैं। मिथिलीन या डाइमेथिलीन अमीनो ब्रिजेस बनाते हैं। ओके। और Novolacs have multiple uses as tire tackifier, high temperature resin, binder for carbon bonded refractories, carbon brakes, photoresist, and as curing agents for epoxy resins. Novolacs बहुत जगह पे हम यूज करते हैं टैकिफायर से। विस्कोसिटी मॉडिफायर, जब उसको गाढ़ापन बढ़ाने का कोई मीडियम होता है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर रेसिन्स के लिए जहाँ पे हम फिलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटर के वाइंडिंग के अंदर वगैरह यूज करते हैं। बाइंडर फॉर कार्बन बॉन्ड रिफ्रैक्टरीज, मतलब कि रिफ्रैक्टरी मतलब आप सोच सकते हो जिसके अंदर बहुत तापमान, लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लेके जाके उसके अंदर मोल्डिंग के लिए, मेटल से मोल्डिंग वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, मेटल को पिघलाते हैं। उसके अंदर का जो सरफेस रहता है या फिर उसका वॉल्स जो रहता है, उसमें जैसे कि आपको पता है उसके अंदर भी ब्रिक्स वगैरह डालना पड़ता है। उसके लिए, उसको चिपकाने के लिए भी नोवालाक रेसिन्स का उपयोग होता है। कार्बन ब्रेक्स या फिर हम बोल सकते हैं सिरामिक ब्रेक्स, फोटोरेसिस्ट वगैरह बनाने में भी नोवालाक का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अगला हम इसके एक रादर रिलेटिव बोल सकते हैं या फिर उसी के ही एक पर्सन है, मगर उसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड टू फिनॉल का रेशियो, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का तुलना करेंगे उसको बनाते टाइम में, फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रहता है और उसका रेशियो होता है 1.5। ये एक बेस्ड कैटलाइज्ड रेसिन फॉर्मेशन है, मतलब कि वहां पे नोवोलैक बनाने में जब हम एसिड का उपयोग कर रहे थे, रुसोल बनाने में हम बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस का उपयोग करते हैं। ये अपने आप में क्रॉस लिंक हो जाते हैं रिसोल्स, एंड उसमें मिथिलीन एंड ईथर ब्रिंजेस दोनों ही पानी के एक्सक्लूशन के साथ, जब पानी का छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है उसके साथ ईथर या मिथिलीन ब्रिजेस बनते हैं। रिसोल एक्चुअली एक वन स्टेप रेसिन होता है जो बाहरी क्रॉस लिंकर का उपयोग नहीं करता, मगर नोवोलैक टू स्टेप रेसिन होता है जो बाहरी रेसिन का उपयोग करता है। ओके। एंड रिसोल्स आर मेजर पॉलीमरिक मटेरियल्स ग्लूइंग। हाँ, रिसोल्स एक और चीज है, तापमान देने से पहले ये एक्चुअली ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड्स, प्लाईवुड्स, लैमिनेटेड कंपोजिट लंबर, ये मतलब कि जो लकड़ी को चिपकाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े में लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ लाके उसके अंदर रिसोल रेसिन को, मतलब लिक्विड स्टेट में जहाँ पे पूरा क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ है, उससे पहले इस मटेरियल को उसके अंदर डाल देते हैं और उसको एक, एक्चुअली क्या करते हैं, उसको एक साथ स्टैक करके कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग या प्रेस में, उसके अंदर प्रेस करके इस मटेरियल को हम गरम करते हैं या फिर स्टीम पे, स्टीम बेड बोलते हैं एक्चुअली, स्टीम बेड में लेके जाते हैं तो वहां पे ये क्योर हो जाता है और ये वो प्लाईवुड या फिर लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ रख के उसका क्वालिटी, मतलब ये वुड का जैसा क्वालिटी दे देता है। ठीक है, वैसे चिपकता है ये। और तो और आप सोच सकते हो इससे अगर बॉन्डिंग होता है तो आप यही भी सोच सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जलेगा नहीं, जलने में इसको बहुत दिक्कत होगी। तीसरा, बाइंडिंग बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये फिलर जैसा भी मटेरियल है, उसको क्रॉस लिंक बाहरी मटेरियल से करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हीट हो जाएगा, ये मटेरियल क्रॉस लिंक हो जाएगा। तो ये एकदम से एक सख्त हमारा प्लाईवुड का प्लैंक जिसको हम बोलते हैं वैसा बन जाता है। तो सिर्फ इतना ही उसका प्रयोग में आता है। उसके एप्लीकेशंस में देखें
पूरे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के हैंडल्स ऑफ आयन्स, मतलब कि जो हमारा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयरन, मतलब कि कपड़े को सीधा करने के लिए हम आयरनिंग करते हैं ना, वैसे उसके हैंडल्स, वो काला वाला जगह जो होता है वो प्रेशर कुकर के हैंडल्स, ओवन के हैंडल्स, हीट प्रूफ बटन्स, बटन्स वगैरह में, बॉटल क्लोजर्स वो भी हीट प्रूफ, नोवेल्टी आइटम्स, मिक्सी बेसिस एक्सेट्रा, उस सभी में हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेट का उपयोग करते हैं। हाउसहोल्ड में पार्टिकल बोर्ड्स, ग्लूस, लैमिनेटिंग वुड एंड वाटर आउटलेट्स, बाथरूम फिक्सचर्स, टॉयलेट सीट कवर्स, फाइबर ग्लास एंड पेपर इम्प्रेगनेशन, इस सभी में पार्टिकल बोर्ड बनाने में, ग्लू बनाने में, मतलब कि एडहेसिव, लैमिनेटिंग वुड, वुड को लैमिनेट करने के लिए, जैसे मैंने बोला प्लाईवुड वगैरह बनाने के लिए, वाटर आउटलेट्स, पानी का बाहर जाने का आउटलेट बनाने के लिए, बाथरूम फिक्सचर्स, टॉयलेट सीट कवर्स, फाइबर ग्लास एंड पेपर इम्प्रेगनेशन वगैरह बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऑटोमोटिव्स में इसका उपयोग ऑटो कोयल टॉप्स, डिस्क ब्रेक पिस्टन्स, disconnect boxes, propellers, brake linings, shell modeling, gears, clutch discs, लैम्प सॉकेट्स, इग्निशन, ये एक्चुअली अभी के एप्लीकेशन में नहीं आता, ये थोड़ा पहले का एप्लीकेशन है। मतलब कि आप देख सकते हैं लो एंड कम बीएसपी के वगैरह गाड़ियों में ब्रेक के लाइनिंग, शेल मॉडलिंग, गियर लिंकेजेस, क्लच डिस्क्स, इसमें क्लच सेलेक्टर्स होते हैं, लैम्प सॉकेट, अंदरूनी उसका हाउसिंग जिसको हम बोलते हैं, इग्निशन पार्ट्स मतलब कि गैसकेट वगैरह नहीं होता है, मगर वाल्व का माउंटिंग वगैरह वगैरह, कास्टर व्हील्स, इंजन ब्लॉक्स, इनटेक मैनिफोल्ड वगैरह, एयर का इनटेक का, ये तो मैंने वाल्व के बारे में बोला था, उस वगैरह में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। और तो और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में fuse boxes, holders, connectors, lamp sockets, heat resistant lamp holders, fan regulator covers, telephones, handsets, cyclostyling drums, relay base covers वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में थर्मोसेट्स का उपयोग आता है। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, हाँ, इस सभी में तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके। इंडस्ट्रियल मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल एप्लीकेशंस में आता है ग्राइंडिंग व्हील, जो खिसता है, उसके अंदर एक्चुअली हम पार्टिकुलेट फिलर्स, सिलिका जैसे पार्टिकुलेट फिलर्स डाल देते हैं, बॉबिन्स एंड स्लीव्स, राइस रोलर्स, पेपर एडहेसिव पेन्स, टूल हैंडल्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स, टेक्सटाइल कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल ड्रम्स, वेल्डिंग टॉर्चेस, पिकअप बुशेस एक्सेट्रा, सभी में इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल के एप्लीकेशंस में ये सभी आते हैं। ओके, एक और बार हम रिपीट करते हैं हमारे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। ओके, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज के बारे में बोले तो एक हार्ड, स्टिफ एंड ब्रिटल मटेरियल है, बहुत हार्ड है, कठोर है, लचला नहीं है और भंगुर है, ये आसानी से पिघलता नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं होता, क्रीप रेजिस्टेंस इसका अत्यधिक अच्छा है, एजिंग प्रॉपर्टीज इसका बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट फ्लेक्सुरल फैटिग रेजिस्टेंस है, बार बार फ्लेक्सिंग करने से या फिर बार बार दबाने से ये खराब नहीं होता, इसका प्रतिरोध वो अच्छे से कर लेता है, हीट रेसिस्टेंट, ताप का प्रतिरोध कर लेता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि आयामी स्थिरता इसका बहुत अच्छा है, वेरी गुड शेयर स्ट्रेंथ, मतलब कि शेयर जो फोर्सेस है उसका प्रतिरोध करने के लिए उसके पास बहुत अत्यधिक शक्ति है, गुड केमिकल रेसिस्टेंस, रासायनिक प्रतिरोध इसका बहुत अच्छा है, गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, मतलब कि
ये वायुतिथि का कुचालक रहता तो है, उसके साथ में ये कुचालकता बरकरार भी रखता है। इजी टू मोल्ड, इससे प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होता है। ये दो प्रकार के होते हैं एंड वो प्रकार फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड के बीच के रेशियो के हिसाब से होता है। मतलब कि फिनॉल एक रेशियो में अगर हम एक्स फिनॉल बोलते हैं और वाई फॉर्मालिहाइड लेते हैं, वाई बाई एक्स जब एक से कम होता है, मतलब कि फॉर्मालिहाइड सोचो कैपिटल एफ है और फिनॉल सोचो कैपिटल पी है, उसका वेट जो हमने लिया है रिएक्शन करने के लिए ताकि हम पीएफ बना सके। इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, एफ टू पी अगर लेंगे, तो जब वो कम होता है एक से, मतलब कि फॉर्मालिहाइड जब हम फिनॉल के मात्रा से कम लेते हैं तब हमें मिलता है नोवोलैक रेसिन। वो क्रेसॉल से अधिकतर बनता है। उसको कंप्लीट करने के लिए, पॉलीमराइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जैसे एसिड्स यूज करते हैं। फिनोलिक लिंक्स के बीच में, फिनोलिक ग्रुप्स के बीच में मेथिलीनिक और ईथरिक ग्रुप्स बनते हैं, चेन ग्रुप्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है, मतलब कि 1000 मॉलिक्यूलर वेट जब हम लेते हैं वो 1000 से कम भी होता है, मतलब कि 10 से 20 तक ही फिनॉल यूनिट्स ही होते हैं। Obtain polymer is thermoplastic and require a curing agent or hardener to form a thermoset। मतलब पॉलीमर को थर्मोप्लास्टिक बनता है, ये क्रॉसलिंक करके थर्मोप्लास्टिक तो बनता है, और अब उसको थर्मोसेट बनाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल क्योरिंग एजेंट को, एक बाहरी क्योरिंग एजेंट मतलब कि क्रॉसलिंकिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है अणुओं के बीच में आके, वो आके क्रॉसलिंक करता है, उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स ये पैदा करता है, और उसके नाते में आपका मटेरियल हार्ड हो जाता है। अपने आप में आपके मटेरियल में हार्ड होने के लिए तकनीक नहीं है, मतलब कि अणुओं के बीच में पहले आपके नोवालाक रेसिन में बंधे, रासायनिक बंधे नहीं होते हैं, मगर जैसे ही आप उसके अंदर एक्सटर्नल क्रॉसिंग एजेंट्स डालते हैं, ये इस अणुओं के बीच में आके अपने आप क्रॉस लिंकिंग करते हैं, वो क्रॉस लिंक करते हैं उस, या फिर उनके बीच में लिंकिंग आते हैं, और उसके चलते आपके अणु भी हिल ना पाते हैं और उसका क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, और उसी के वजह से ये सेकेंडरी टू टाइम प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये थर्मोसेट बन जाता है। ये मटेरियल थर्मोसेट मटेरियल बन जाता है। के सबसे नॉर्मली यूज्ड हार्डनर होते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, 6 मेथिलीन ग्रुप्स और 4 अमीन ग्रुप्स, ये है इसका मतलब हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। और उसके ये एक हार्डनर होता है नोवोलैक का, जो 90 डिग्री सेल्सियस में, 90 डिग्री सेल्सियस में मेथिलीन एंड डाइमेथिलीन अमीनो ब्रिजेस, मतलब कि डाइमेथिलीन अमीनो मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूजन हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेथिलीन होना चाहिए था, उससे ज्यादा डाई मेथिलीन अमीनो ब्रिजेस भी बनते हैं, वो एक एक्स्ट्रा रिएक्शन के तौर पे। ओके, Novolac have multiple uses as tire tackifier, high temperature resin, binder for carbon battery refractories, carbon brakes, photoresist and as curing agents for epoxy resins। मतलब कि नोवोला की उपयोगिताएं में आते हैं टैक्कीफायर, विस्कोसिटी मॉडिफायर बोलते हैं, घनत्व को चेंज करने वाले, हाई टेम्परेचर रेसिन, ज्यादा तापमान में भी लिक्विड का, अगर लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपको कोई मटेरियल चाहिए उसमें नोवोलैक का उपयोग में आता है। कार्बन बॉर्डर रिफ्रैक्टरीज, जैसे मैंने बोला मेटल वगैरह को पिघलाने के लिए जो रिफ्रैक्टरीज बनते हैं, और उसके अंदर जो हम ब्रिक्स को लाइनिंग करते हैं, ब्रिक्स लाइनर्स, उसको जब हमें रख के बाइंडिंग करना होता है या फिर फिक्स करना होता है, वो नॉर्मली हम नोवोलैक से करते हैं। कार्बन ब्रेक, सिरामिक ब्रेक के लाइनिंग्स में फोटो रेसिस्ट बनाने के लिए फोटो रेसिस्टर्स,
बनाने के लिए, एंड एज फोटोरेसिस्टिव बोलते हैं, एंड एज क्योरिंग एजेंट ऑफ इपॉक्सी रेसिन। इपॉक्सी रेसिन के लिए भी क्योरिंग एजेंट के नाम पे नोवोलाक रेसिन को हम उपयोग में ला सकते हैं। अगला हमारा पॉलीफिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन है रिसोल। रिसोल बनता है बेस्ड कैटालाइज रिएक्शन में। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात फिनॉल के हिसाब से ज्यादा होता है। ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड जब हम उपयोग में लाते हैं तब जाके हमें रिसोल बनता है। ये थर्मोसेट ही बनाता है सीधा। इसको एक्सटर्नल क्रॉसलिंक हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन जैसे हम नोवोलैक में यूज करते हैं, वैसे कोई भी पदार्थ का रिसोल में इसकी उपयोग में नहीं है। वो सीधा ही वो 120 डिग्री सेल्सियस में क्रॉसलिंक हो जाता है और उसके बीच में आता है मेथिलीन और ईथर मेथिलीन लिंकेजेस, मिथाइल ईथर लिंकेजेस। ओके, इथाइल मिथाइल ईथर और ईथर मिथिलीन, इथाइल मिथिलीन ग्रुप्स, ऐसे दोनों में हम बोल सकते हैं। रिसोल्व्स को एक स्टेप रेसिन बोलते हैं क्योंकि उसको एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग एजेंट या फिर क्योरिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। नोवोलैक को टू स्टेप रेसिन बोलते हैं क्योंकि उसको जब पहले बनाना है वापस से एक्सटर्नल क्योरिंग एजेंट डाल के उसको क्रॉस लिंक भी करना है। Resols are major polymeric resins materials widely used in gluing and bonding building materials। मतलब कि रिसोल्स अधिकतर हम यहाँ वहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लाईवुड बनाने में, प्लाईवुड को चिपकाने में, चिप या फिर ओरिएंटेड ओएसबी बोर्ड्स, ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड्स को चिपकाने में, इंजीनियर्ड लैमिनेट प्लम्बर बोर्ड्स उसको चिपकाने में वगैरह, लकड़ी को चिपकाने में सबसे ज्यादा इसका उपयोग लाता है। उसके एप्लीकेशंस में आते हैं अप्लायंस के, मतलब कि आयरन वगैरह के हैंडल्स, प्रेशर कुकर के हैंडल्स, ओवन के हीट प्रूफ बटन के, काला काला या फिर सफेद भी जो होता है उस सभी में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग में आता है। हाउस होल्ड में पार्टिकल बोर्ड्स, चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह, ग्लूज, लैमिनेटिंग वुड, वाटर आउटलेट्स, बाथरूम फिक्सचर्स, टॉयलेट सीट कवर्स, फाइबर ग्लास एंड पेपर इम्प्रेगनेशन वगैरह, इस सभी में हाउस होल्ड आर्टिकल्स में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का अधिकतर उपयोग में लिखा जाता है। और तो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, जिसमें विलायकों का, ताप का, फ्लेक्स लाइफ का, इस सभी का उपयोग आता है। ऑटो कोयल टॉप्स, डिस्क ब्रेक पिस्टन्स, डिस्कनेक्ट बॉक्सेस, propellers, brake linings, shell modeling, gears, clutch discs, lamp sockets, ignition parts, caster wheels, engine blocks, intake manifold वगैरह, इस सभी में भी या फिर सभी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में भी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग दिखा जाता है। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में फ्यूज बॉक्सेस वगैरह हम देख सकते हैं, जिसमें सिरामिक होता है वो सिरामिक आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर फ्यूज बॉक्सेस में ईएलसीबी के इंटरनल पार्ट्स में वगैरह जहाँ पे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा तापमान आ सकता है, हाई एनर्जी एप्लीकेशंस में वगैरह हम अधिकतर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को देखते हैं। हीट रेजिस्टेंस लैम्प्स, होल्डर्स, फैन रेगुलेटर्स, कवर्स, टेलीफोन हैंडसेट्स, साइक्लोस्टाइलिंग ड्रम्स, रिले बेस कवर्स वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ये सब। ये सभी में हम इसको किसको आपके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को देख सकते हैं। फर्दर हम अगर इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बोल रहे हैं तो ग्राइंडिंग व्हील्स, बॉबिन्स, स्लीव्स, राइस रोलर्स, पेपर एडहेसिव्स, टूल हैंडल्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स, टेक्सटाइल कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल ड्रम्स, वेल्डिंग टॉर्चेस, पिकाबुशेस, मतलब कि ये सब आप देख सकते हैं एक मैकेनिकल या फिर एक मेंटेनेंस विंग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना। ग्राइंडिंग व्हील बार बार खिंचता है तो उसको भी इससे बना सकते हैं। जैसे पेन्स, टूल के हैंडल्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स, टूल के हैंडल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल टेस्टर वगैरह के हैंडल्स, तो सभी में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का अधिकतर उपयोग होता है। वेल्डिंग टॉर्चेस वगैरह, उसके हैंडल्स, पिकाबुशेस, मतलब कि जो वाइंडिंग ग्रेस होते हैं उसके बीच में बुशेस होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को वगैरह पकड़ते हैं जब आपका मोटर घूमता है।
और वो क्या करता है, बुश को क्लियर रखता है। एंड कौन से बुश को, डायनामो के बुश बोल रहा हूँ, उसके स्टेम को। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जो बार बार खिसके उसका उपयोग आता है। एंड और तो और इसका एप्लीकेशंस बहुत वर्सटाइल होना चाहिए। ऐसे एप्लीकेशंस में हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग में लाते हैं। अप्लायंस एक्सेसरीज, ऐसे फोटो से सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ईएलसीबी के बोर्ड्स एंड यस ब्रेक लाइनर एंड गियर लिंकेजेस, इसमें वगैरह हम अधिकतर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग, ये ब्रेक लाइनर एंड गियर के सिस्टम्स हैं। ये है ब्रेक लाइनर, ये गियर के एंड क्लच के पार्ट्स वगैरह है, उस सभी में ये भी ब्रेक लाइनर है। हाँ ये है ब्रेक लाइनर, तो उसमें वगैरह हम उपयोग में लाते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मैंने पिछले क्लास में ले लिया था, अगले क्लास में हम मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड भी देख लेंगे। ओके, तो अगले क्लास तक हम देखते हैं। अगले क्लास आई थिंक मेरा ट्यूसडे का है, तब मिलते हैं। ओके।